वहाँ नेचुरोपैथी सेंटर के द्वारा टीवी में जी टीवी तेलुगु में लगभग 2000 प्रोग्राम अभी तक प्रसारित हुए हैं। दीदी की विशेषता है नो ऑयल नो सॉल्ट, बिना नमक बिना तेल के अभी तक 1500 से ज़्यादा वैरायटी और अच्छे से अच्छे वैरायटी। तो जैसे नए सिस्टम में अभी तक चौहान जी और पोरबंदर के जिग्नेश जी लगभग मैंने देखा 40-50 वैरायटी बनाए हैं, मगर नेचुरोपैथी में विजयवाड़ा से अभी तक हमने जिसमें बिना नमक बिना ऑयल का 1500 वैरायटी, बिना तेल का समोसा, बिना ऑयल का पकोड़ा हम कैसे बनाएं, बिना शुगर का गुलाब जामुन कैसे बनाएं, ये सभी उसमें बताया जाता है। तो ऐसे दीदी की विशेषता है। दीदी की डाइट की कई बातें आपसे शेयर करेंगे। तो आज पहला दिन है, हम पहला दिन में स्वास्थ्य क्या है, स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण क्या है, और तीसरा रोग क्या है, रोग का कारण क्या है, आज हम समझेंगे। कल का विषय में कि हम कौन कौन सी धारणाएं जीवन में अपनाएं जिससे हम हमेशा स्वस्थ रहें। आज जानेंगे बीमारी का कारण, अगर कल जानेंगे समाधान। तो ये 2 पार्ट में आपको बताया जाएगा। जैसे जीवन में व्यक्ति को सफल होना है तो स्वास्थ्य बहुत जरूरी है, भले लौकिक जीवन हो, आध्यात्मिक जीवन में भी हो, कोई भी प्रोफेशन में व्यक्ति को सफल होना है, स्वास्थ्य जरूरी है। उसका बिना व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। और अफसोस की बात यह है जिसका ऊपर हमें अटेंशन देना चाहिए उस पर उतना अटेंशन हम नहीं देते। हमने कई व्यक्तियों को देखा है, सक्सेस किसे कहते हैं, हर एक की सक्सेस की परिभाषा अपना है। मैं कहता हूँ अंत समय तक आप स्वस्थ रहे, यही जीवन की सक्सेस है। कोई समझता है कि मैं फलाना इतना पैसा बनाऊं, इतना बिल्डिंग बनाऊं, इतना नाम मान शान कमाऊं, वो सक्सेस है। मगर मैं यही समझता हूँ कि जीवन में सबसे बड़ा सुख है वो है निरोगी काया। अगर व्यक्ति के पास करोड़ों रुपया है, जीवन भर मेहनत करके करोड़ों रुपया कमा लिया, एसी कमरे में सो रहा है, चांदी की कटिया पे सो रहा है, अगर बीमार है तो सुख का अनुभव कर पाएगा। असली सुख है वो तो निरोगी काया है। आत्मा इस शरीर में रहकर सुख का अनुभव करती है, वो निरोगी काया नहीं अनुभव कर पाती है। पर व्यक्ति सालों से जीवन भर मेहनत करके देखते हम लोग, लास्ट में एक है बीमार रहता है, दूसरा है जीवन पर जितना कमाया है कई बार हम देखते उतना खो देता है, गवा देता है। मैं अपना भाई को, कजिन ब्रदर है, उनका बुक स्टॉल है, तो बच्चे सुबह 6 बजे 6:30 बजे से आना शुरू होता है, तो ये 6 बजे दुकान खोलता था, रात को 11 बजे बंद करता था, 10 बजे करते थे, 11 बजे घर पहुंचता था। नाश्ता करते, नाश्ता दुकान पे, सुबह का चाय दुकान पे, नाश्ता दुकान पे, दोपहर का भोजन दुकान पे, शाम का चाय दुकान पे, रात का भोजन दुकान पे। 50 साल की उम्र में उसका किडनी फेल हो गया, क्योंकि गलत लाइफस्टाइल के कारण से। और उस समय उनका किडनी रिप्लेसमेंट के लिए पत्नी ने एक दिया, वो सक्सेस नहीं रहा, फिर उसकी सास ने दिया, फिर सक्सेस नहीं रहा। लगभग 1.5 करोड़ रुपए खर्चा होके भी व्यक्ति चल बसा, जीवन भर की कमाई। तो ऐसे कई बार हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं जीवन में, कुछ धन प्राप्त करने के लिए, कुछ चीजें प्राप्त करने के लिए इतना पीछे लगे रहते हैं, हम स्वास्थ्य को खो देते हैं। जीवन में दुनिया में सबसे कॉस्टलीस्ट चीज हर कोई है तो क्या है? दुनिया में सबसे कॉस्टलीस्ट वस्तु अगर कोई है, अमूल्य चीज अगर कोई है, वो है शरीर। शरीर का हर अंग का अगर ग्रेजुएशन करे तो
कितना करोड़ों में जाएगा, मगर उसका उतना वैल्यू है हमें सोचने की बात। मैं कोरोना के टाइम पे विजयवाड़ा में हमारा नेचुरोपैथी सेंटर है, जो इंडिया का सबसे बड़ा नेचुरोपैथी सेंटर है। बहुत कम लोग जानते हैं क्योंकि हिंदी ना होने के कारण से। 700 बेड का हॉस्पिटल है हमारा, और वो भी नदी के किनारे 40 एकड़ में बना हुआ है। और इस नेचुरोपैथी सेंटर की विशेषता ये है, जिस नेचुरोपैथी सेंटर में ना नमक ना तेल का इस्तेमाल होता है। इंडिया में कई नेचुरोपैथी सेंटर है, और हमारे सेंटर की विशेषता है जहाँ तेल नहीं होगा, नमक नहीं होगा, ना शुगर होगा, ना मैदा होगा, ना चाय होगा। और जो भी सर को फॉलो किया है वो कभी उनको दवाइयाँ लेने की जरूरत नहीं पड़ा है इतने सालों में। लोग बोलते हैं नमक और तेल का बिना जीवन नहीं जी सकते हैं, मगर सर ने प्रैक्टिकल में लाखों फॉलोवर्स, सर और सर के फॉलोवर्स, लगभग अभी तक 10 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स इस चीज को फॉलो करके निरोगी जीवन जीकर दिखा रहे हैं। तो कोरोना के टाइम में मैं वहां रहा, तो फिर उस समय मुझे मेडिटेशन में, क्योंकि वहाँ ही रहना 2-3 मास रहना हुआ, तो वहाँ मैं उस समय पे डेली साइलेंट समय है, कम काम था, तो हम डेली 8 घंटा मेडिटेशन में बैठते थे। उस मेडिटेशन में बाबा ने, परमात्मा ने जो मुझे अनुभव कराया, वो अनुभव को मैं चित्रीकरण करके मैं पहले लिखता था, जो मेडिटेशन में मुझे अनुभव हुआ, और उन चीज़ों को मैं दीदी को बताता था। दीदी मल्टीमीडिया किया हुआ है, तो बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन बनाए हैं हम लोग दोनों मिलकर। मैं समझता हूँ अभी तक नेचुरोपैथी का ऊपर इतना सुंदर प्रेजेंटेशन किसी ने भी नहीं बनाया होगा। आप देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा, क्योंकि हमने इंडिया में कई बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस में प्रोग्राम्स किए हैं, बड़े बड़े डीन्स ने भी एक अनुभव बताया कि हमने बड़े कॉन्फ्रेंसेस किए हैं, मगर जो भी मेडिकल एक्टिविटीज होते हैं ना, तो माताओं को समझ में नहीं आता है, बहनों को समझ में नहीं आता है, मगर एक एक्टिविटी हमने ऐसा बनाया हर किसी को समझ में आए, बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर किसी को समझ में आए, इतना ईजी तरीके में बनाया। तो आज सबसे पहला हम स्वास्थ्य क्या है, स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण क्या है, रोग क्या है, रोग का कारण क्या है, 4 बातें समझेंगे। कल हम निरोगी रहने के लिए 5 चीजें हम क्या धारण करें, कल समझेंगे। सबसे पहला, स्वास्थ्य किसे कहते हैं? स्वास्थ्य अर्थात शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और शरीर में कोई भी प्रकार की रोग और दर्द नहीं होना चाहिए। इस स्वास्थ्य का डेफिनेशन है। शरीर भी स्वस्थ हो, मन भी स्वस्थ हो, शरीर में कोई भी प्रकार की रोग और दर्द नहीं होना चाहिए। इस स्वास्थ्य का डेफिनेशन है। जब भी हम किसी को पूछते हैं कैसे है आप, बहुत अच्छे हैं। स्वास्थ्य कैसा है? बहुत अच्छा है, नंबर 1, सुपर। मगर हमें स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण पता नहीं है। कई बार हम भ्रम में हैं कि हम स्वस्थ है, पर हम स्वस्थ नहीं होते। तो स्वस्थ व्यक्ति का कुछ लक्षण है, वो लक्षण क्या है मैं बताऊंगा, तो अपने आप को आप चेक करना, तो आपको पता पड़ेगा कि आप स्वस्थ हो या नहीं हो। सबसे पहला हम समझेंगे रोग क्या है। रोग अर्थात एक असामान्य स्थिति जो शरीर की आंतरिक ऊर्जा के प्रवाह में अवरोध, यही रोग है। तो जैसे बात बताया, स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण क्या है? स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण में सबसे पहला लक्षण है अच्छी नींद। कम समय में अगर आपको अच्छी नींद आ रहा है तो ये है स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण। जैसे अनिद्रा एक सबसे बड़ी बीमारी है। नींद अधिक आना वो भी बीमारी है, नींद बिल्कुल नहीं आना वो भी बीमारी है। अगर रात में आपने 10 बजे सोया, सुबह 4 बजे आराम से उठ पा रहे हो, 6 घंटे में अच्छी नींद अनुभव कर रहे हो, तो स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है। शरीर नींद का ज्यादा डिमांड कर रही है, इसका मतलब क्या है? शरीर अंदर से बीमार है, अपने आप को हील कर रही है, इसलिए वो ज्यादा नींद डिमांड कर रही है। शरीर का सेल जल्दी चार्ज नहीं हो पा रहा है,
हील नहीं हो पा रही, इसलिए आपको ज्यादा नींद का डिमांड हो रहा है। आपको ज्यादा नींद का डिमांड हो रहा है, अस्वस्थता की निशानी है, मगर हम इसको समझ नहीं पाते हैं। दूसरा है सुबह सुबह का विसर्जन क्रियाएं सहज रूप से होनी चाहिए। आजकल इंडिया में सबसे बड़ा एक रिसर्च हुआ है, सबसे बड़ा अगर बीमारी कुछ है वो है कब्जियत। 80% लोगों को बिना कोई मेहनत का मोशन नहीं हो रहा है। किसी को चूर्ण खाना पड़ रहा है, किसी को गर्म पानी पीना पड़ रहा है, किसी को चाय पीना पड़ रहा है, किसी को कुछ, किसी को कुछ। जब तक मेहनत ना करे तब तक मोशन। सुबह सुबह एक सबसे बड़ा टेंशन हर कोई है, मैंने देखा है शास्त्र आयुर्वेद में भी लिखा हुआ है, सुबह सुबह सूर्योदय से 1 घंटा पहले मोशन सहज रूप से आए, ये स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है। सूरज अगर 7 बजे का टाइम है तो आपको 6 बजे तक बिना कोई मेहनत का आपको मोशन हो जाना चाहिए, मल विसर्जन हो जाना चाहिए। आजकल लोग चाय पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, पता नहीं क्या क्या चूर्ण खाते हैं, क्या क्या मेहनत करते हैं, बाथरूम में बैठ के गीत गाते रहते हैं, आजा आजा, कुछ नहीं होता है। इसलिए हमें समझना है सुबह सुबह विसर्जन नहीं होना ही बीमारी का मुख्य कारण। ये भी बीमारी है, इसको आप छोटा नहीं समझो। कब्जियत से बड़ा बीमारी कुछ नहीं है। कई बार एक भाई को पूछा मैं कैसे हो, बहुत अच्छा हूँ। मैंने कुछ बातें करते करते पता पड़ा 2 दिन में 1 बार जाता है, दिन में 3 बार खा रहा है, 4 बार खा रहा है, 2 दिन में 1 बार जा रहा है, फिर कहता है मैं स्वस्थ हूँ। अज्ञानता है ये, वो कितना खतरनाक बीमारी है आपको पता नहीं है। जो तीसरा है भूख लगना, दिन में 2 बार अच्छी भूख लगना, अर्थात ये भी आयुर्वेद में लिखा हुआ है सुबह सूर्योदय के साथ, शाम को सूर्यास्त के साथ 2 बार आपको अच्छी भूख लगना चाहिए। ये स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है। अगर कोई कह रहा है आपको सुबह 10 बजे तक मुझे भूख नहीं लग रहा है, वो अस्वस्थ व्यक्ति का पहचान है। सुबह सुबह आपको सूर्योदय के साथ मोशंस हो जाना चाहिए, मोशंस करके आते ही आपको भूख लगना चाहिए। सुबह 7 से 8 बजे के बीच में जिस व्यक्ति को अच्छी भूख लग रहा है वो स्वस्थ व्यक्ति है। सुबह 5 से शाम को 5 से 7 बजे के बीच में जिसको भूख लग रहा है वो स्वस्थ व्यक्ति है। भूख अर्थात जिसको कहते हैं ना पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, उस प्रकार की सताने वाली भूख वो है तो आप स्वस्थ हो। अगर आपको भूख नहीं है तो आपके डाइजेशन सिस्टम सही काम नहीं कर रहा है। तो ऐसे कई लक्षण है। आपका हमेशा उमंग उत्साह, अगर आपका पेट सही नहीं रहता है, आपका उमंग उत्साह नहीं रहता है, आप खुश नहीं रह पाओगे, चिड़चिड़ापन रहेगा, ये सारे अस्वस्थ व्यक्ति के लक्षण है। और दूसरी बात है रोग क्या है, जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, बहुत विरला लोग ही इसको जानते हैं। रोग अर्थात एक असामान्य स्थिति जो शरीर की आंतरिक ऊर्जा की प्रवाह में अवरोध। लास्ट शब्द क्या है? अवरोध। किसका अवरोध? ऊर्जा की प्रवाह का अवरोध। ये स्वास्थ्य का सार है। इतने 2-3 लाइनों में स्वास्थ्य का सार समाया हुआ है। जो बाबा के बच्चे हैं उन्हें तो पता है, बाकी सबको भी पता है। आत्मा इस शरीर में रहकर इस शरीर को चलाती है, जिसे जीव कहते हैं, आत्मा कहती है, जो भी हरेक अपने भाषा में कहते हैं। डेड बॉडी और बॉडी में क्या अंतर है? जिस बॉडी में शक्ति नहीं है वो डेड बॉडी है। आत्मा यहाँ बैठ के अपनी शक्तियों को पूरा शरीर में संचार करती है। अगर उस शक्तियों का प्रवाह का रुकावट हुआ वही बीमारी है। आत्मा से अगर हार्ट में जितना शक्ति पहुंचना चाहिए उतना नहीं पहुंचा तो हार्ट बीमार हो जाएगा।
आत्मा से घुटनों में जितना शक्ति पहुंचना चाहिए नहीं पहुंचा, घुटने बीमार हो जाएंगे। आपके हार्ट में से किडनी में जितना एनर्जी पहुंचना चाहिए नहीं पहुंच रहा। जैसे घड़ी है, घड़ी सही नहीं चल रहा, इसका मतलब क्या है? सेल कमजोर है। तो जब आत्मा से शक्ति सही नहीं पहुंचती है, अंग सही काम नहीं करता है, फिर वो बीमार बन जाता है। तो बीमारी का मुख्य कारण है ऊर्जा की प्रवाह में अवरोध ही बीमारी है। इसको समझना जरूरी है। इसको समाधान अगर हमारे पास है तो हम अपने आप निरोगी रहेंगे। तो ये है रोग का मुख्य कारण क्या है? अवरोध। किसका अवरोध? शक्ति का अवरोध। और दूसरा कारण है वो है टॉक्सिन्स। पहला वाला कारण है ये आध्यात्मिक कारण, और ये दूसरा दो कारण मैं बताऊंगा। वो है, एक है टॉक्सिन्स, दूसरा है लो इम्यूनिटी पावर। अगर आपके शरीर में जहर जमा हो रहा है तो ये टॉक्सिन ही आपको बीमार बनाती है। दूसरा, अगर आपकी इम्यूनिटी पावर कम है तभी आप बीमार होते हो। ये दो स्थूल कारण है। सबको पता है ना, भाई जी ने भी बोला टॉक्सिन। आजकल कोविड के बाद सबने ये शब्द सुना है ना। तो हमारी बॉडी में, मतलब हमारे शरीर में टॉक्सिन अर्थात जो सरल भाषा में बोला जहरीले पदार्थ, इस कारण से रोग होता है, ये सब मानते हैं? हाँ या ना बोलिए। जहरीले पदार्थ अर्थात टॉक्सिन कहाँ से आए आपके शरीर में? आप लोग तो अच्छा खा रहे हो, घर का बना हुआ खा रहे हो, चुन चुन के खरीदे हुए खा रहे हो, साफ करके खा रहे हो, तो बॉडी में जहर बना कैसे? पहले इसका आंसर दीजिए। रोग तो आया सबको पता है, लेकिन ये सोचने की बात है ना, हमने तो जहर नहीं खाया था। खाया था क्या जहर किसी ने? तो जहर शरीर में बना कैसे? तो खान पान में जहर मिल रहा है क्या? समझ में पा? तो आपके शरीर में रोग आने का कारण है जहरीले पदार्थ, और वो जहरीले पदार्थ आपके शरीर में आ रहा है खान पान में। अर्थात आप इतना अच्छा खा के, कॉस्टली खरीद के, बना के भी आपने जहर ही बना दिया। समझ में पा? तो अपने हाथ में, जो बोलते हैं ना, अपने पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मारते हैं। वो समझना है कि हमारे शरीर में जहर बन कैसे रहा है, और वो बन रहा है दो कारण से। एक है हमारी गलत आदतें, कुछ आदतें हैं जो हम गलत करते हैं, और कुछ गलत चीजें जो घर में हमने बड़े संभाल के रखे हैं। ये दो कारणों से हमारे बॉडी में जहरीले पदार्थ बनते हैं। आप भी भाई जी से सुनेंगे आगे इसमें। सबसे पहला हम ये समझे कि हमारा शरीर में टॉक्सिन्स कहाँ से बन रहे हैं। एक एग्जाम्पल माताओं को समझ में आए वो भाषा में समझाऊंगा। जैसे आप सुबह नाश्ता बनाया, कुछ कचरा निकला, वेस्टेज, छिलके वगैरह वगैरह, आपने डस्टबिन में डाल दिया। दोपहर में खाना बनाया, कुछ वेस्टेज निकला, डस्टबिन में डाल दिया। रात को खाना बनाया, कुछ वेस्टेज निकला, डस्टबिन में डाल दिया। और कल तक उसका सफाई नहीं किया, क्या होगा? जब आपने डाला वो वेस्टेज है, मगर कल तक आपने उसका सफाई नहीं किया, कल वो गंदगी हो जाता है, बदबू आ जाता है, कीड़े पैदा हो जाता है। तो जब डाला वो क्या था? वेस्टेज था। दूसरा दिन वो गंदगी बन गया। उसी प्रकार से हमारा शरीर में हम डेली जो खाना खाते हैं उससे हमारा शरीर में वेस्टेज बनता है। वो वेस्टेज अगर समय अनुसार सफाई नहीं हुआ तो वही वेस्टेज क्या बन जाते हैं? जहरीला पदार्थ, टॉक्सिन्स बन जाते हैं। सफाई अर्थात मोशन के द्वारा बाहर नहीं निकला, पेट साफ नहीं हुआ तो आंतों में वही रह जाता है, जिस कारण से वो गंदगी बनते बनते टॉक्सिन बन जाता है। तो इस प्रकार से हमारे शरीर में टॉक्सिन्स बनते हैं। तो सबसे पहले हम टॉक्सिन्स क्यों बनते हैं वो मुख्य कारण समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब कारण समझेंगे तब उसका समाधान भी कर पाएंगे। तो पहले कारण को अच्छे से समझने की कोशिश करें।
जब हमारा शरीर के अंदर टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, हार्ट में जमा हो गया, हार्ट अटैक हो गया, घुटनों में जमा हो गया, घुटने खराब हो गया, पैंक्रियास में जमा हो गया, डायबिटीज हो गया, किडनी में जमा हो गया टॉक्सिन्स, तो किडनी में स्टोन बन गया। आप स्टोन खा रहे हो? आप पत्थर खा रहे हो? नहीं। तो किडनी में पत्थर कहाँ से बन रहा है? जो शरीर में रसायन व्यर्थ पदार्थ बन रहे हैं वो सफाई ना होने के कारण से किडनी में जाके वो स्टोन का रूप ले रहा है। आपको पता हो, अगर आप स्टोन भी खाते हो, पत्थर भी खाते हो चबा चबा कर, तो पत्थर के अंदर भी कुछ ना कुछ मिनरल्स होता है जो शरीर को शक्ति प्रदान करती है। मगर आप खा रहे हो दाल रोटी चावल और शरीर में पत्थर बन रहा है, तो कितना हम गलत काम कर रहे हैं समझें। और लास्ट बात है कैंसर। कैंसर जैसी बीमारी का भी मुख्य कारण है टॉक्सिन्स ही है। जब शरीर के अंदर रक्त पदार्थ बाहर नहीं जाते हैं, वो टॉक्सिन्स, वो बैक्टीरिया, वो फंगस, जैसे घोड़े में कीड़े और फंगस पैदा होता है ना, तो उसी प्रकार से जब हमारा शरीर में व्यर्थ पदार्थ बाहर नहीं जाते हैं तो बैक्टीरिया फंगस पैदा करती है। तो यही बैक्टीरिया फंगस पहले जो शरीर में जो कण कमजोर है, एक अंग बनता है जैसे हार्ट है, लाखों करोड़ों कणों से बनता है। तो पहले जो टॉक्सिन्स है वो शरीर में जो कण कमजोर है, रक्त कण जैसे ब्लड सेल कहते हैं, जो कमजोर है उसका ऊपर पहले अटैक करते हैं। तो पहले कण को अपना घर बना लेते हैं, फिर धीरे 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 वो अंग को ही अपना घर बना लेते हैं। क्योंकि कैंसर अर्थात मल्टीपल ग्रोथ, अबनॉर्मल ग्रोथ। नॉर्मल जितना उन्नति होना चाहिए उससे 100 गुना से 1000 गुना से ज्यादा कैंसर सेल मल्टीप्लाई होते रहते हैं। वो मल्टीप्लाई होके अंग को ही खा लेते हैं। फिर उसके बाद कीमो के द्वारा हम लोग काटते हैं, नहीं तो कीमो के द्वारा वो सारे बैक्टीरिया फंगस को मारने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए सारी बीमारियों का मुख्य कारण क्या है? टॉक्सिन्स। ठीक है, तो शरीर में टॉक्सिन्स क्यों बनते हैं इसको समझना जरूरी है। अगर हमें निरोगी रहना है तो शरीर में टॉक्सिन्स क्यों बनते हैं इसको समझो, और बनने नहीं तो अपने आप निरोगी रहेंगे। एग्जाम्पल, ये हॉल है, चारों तरफ कुछ कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, अगर आप खिड़की बंद नहीं करोगे तो हॉल में, उसी प्रकार से हमारा शरीर में टॉक्सिन्स बन रहा है तो क्यों बन रहा है उसको समझो और उसका समाधान करो, तो अपने आप निरोगी रहोगे। तो टॉक्सिन्स बनने का पहला कारण है विरुद्ध आहार। विरुद्ध आहार अर्थात हम जो खाना खाते हैं उसमें अल्कोहलिक एसिडिक खाना होता है। जाने अनजाने में हम दोनों खाना एक साथ खाते हैं, यही बीमारी का कारण बनता है। विरुद्ध आहार अर्थात जिसका एक दूसरे के साथ मेल नहीं, फ्रेंडशिप नहीं, वही विरुद्ध आहार है। अगर दो दुश्मन एक जगह रहना पड़े तो क्या होगा? वही हमारा शरीर में होता है, टॉक्सिन्स बनते हैं। तो विरुद्ध आहार सबसे पहला शरीर में बीमारियां पैदा करने के कारण है। जनरली हम सब जानते हैं विरुद्ध आहार, माताओं को बहुत पता भी है ये खाना इसके साथ सूट नहीं होता, लेकिन हम लोग स्वाद के कारण पता होते भी नहीं खाते हैं। दही और खीर, रायता और खीरी जो खीर बनाते हैं ना, दोनों एक साथ खाना चाहिए? नहीं खाना चाहिए? नहीं खाते आप लोग कभी भी? नहीं खाते? खाते? नहीं खाते? हर कोई फंक्शन में खाता है। दही से बना हुआ चीज और दूध से बना हुआ चीज हर फंक्शन में, हर घर में खाते हैं। पता है, लेकिन सब खाते हैं। समझ में बात? खीर भी खाएंगे, रसीले वाले टमाटर से बना हुआ सब्जी भी खाएंगे। नहीं खाते? सब खाते हैं। अभी वही मैं बोलूं कि एक बर्तन में रख के पहले वो पनीर वाले रसीले वाले टमाटर सब्जी, फिर उसमें खीर डाल के घुमा दो, फिर खाओ। खाओगे? आप नहीं खाओगे, लेकिन पेट में जरूर डालोगे। लोग बोलते नहीं भाई जी, पहले हमने ना टमाटर और पुलाव खा लिया, फिर बीच में ना पापड़ खा लिया।
उसके बाद में ऊपर से खीर खा लिया। अरे जाके तो पेट में तो एक ही जगह मिल रहा है, पेट में तो अलग अलग सेक्शन तो नहीं है ना। तो हम ऐसी गलतियां करते हैं, तो इसको विरुद्ध आहार कहते हैं। ठीक है, तो विरुद्ध आहार एक एग्जाम्पल समझाने के लिए मैंने कुछ बातें आयुर्वेद से निकाला है। जैसे दूध के साथ लहसुन प्याज खाना, दूध के साथ केला खाना, दूध के साथ नमकीन चीजें खाना, दूध के साथ खट्टी चीजें संतरा मौसम्बी पाइनएप्पल वगैरह, दूध के साथ दही, दूध के साथ मूली, दूध के साथ कटहल, ये सभी लिखा हुआ है शास्त्रों में, ये सभी विरुद्ध आहार है। और जाने अनजाने में हम हर कोई ये गलतियां करते हैं। सबसे बड़ा गलती है बचपन से जो करते हैं वो है दूध के साथ केला, गरम गरम दूध के साथ केला खाना, ये विरुद्ध आहार की श्रेणी में आता है। माताएं सबसे पहला बच्चों को क्या खिला रहे हैं? गरम दूध के साथ केला खिला रहे हैं। ये सबसे बड़ा गलती है, जीवन भर हमने ये देखा है। मगर आपको दूध के साथ अगर केला खाना ही है, नॉर्मल दूध बिना गरम, ठंडा दूध या नॉर्मल दूध के साथ केला खा सकते हैं, गरम दूध के साथ नहीं खाना चाहिए। इतनी छोटी बात हमें पता नहीं, और जीवन भर हमने खाया और बीमारियां झेला दी। तो ऐसी कई चीजें हैं जो हमारा शरीर में टॉक्सिन्स बनाती है। ठीक है, और दूसरा है दही के साथ भी कई चीजें। दही के साथ फ्रूट्स खाना, जैसे आजकल यूट्यूब में दिखाते हैं, दही को कपड़े में बांध के रखो, पानी निकाल दो, ठीक है, उसके अंदर सारे फ्रूट्स डाल के फ्रूट सलाद जैसा बना के खाओ, ये विरुद्ध आहार की श्रेणी में आता है। दही उड़द दाल विरुद्ध आहार की श्रेणी में आता है। दही रात में खाना विरुद्ध आहार की श्रेणी में आता है। दही में नमक डाल के खाना ये विरुद्ध आहार है। दही को नमक के साथ खाना सबसे अच्छा है जी। ये तो सभी खाते हैं, नहीं खाते? दही में नमक डाल के कौन नहीं खाता है? अच्छा, दही क्यों खाते हैं? टेस्ट के लिए खाते हैं, टेस्ट के लिए। दही क्यों खाया जाता है? हमारे यहाँ खाद्य में दही क्यों है? भाई जी ने बोला गुड बैक्टीरिया है। पता है ये या ऐसे ही बस कि दूध से दही बनता है बोल के बनाते हैं? दही में गुड बैक्टीरिया है जो हमारे अंदर जाके पेट में जो बैड बैक्टीरिया है उसको मारता है। पता है ये सबको? हाँ या ना बोलिए, हमें तो पता चले। पता है? फिर वो गुड बैक्टीरिया एक कप में आपने नमक डाल दिया, वो बैक्टीरिया रहेगा? एक कप दही में 10,000 से लेकर 20,000 बैक्टीरिया होते हैं, लैक्टोबैक्टीरिया। अगर आपने नमक डाला 10 मिनट रखा, वो सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं। मुश्किल से उसमें 1000 बैक्टीरिया भी नहीं बचेंगे। और वो केमिकल रिएक्शन वाला दही आप खाओगे, वो शरीर को फायदा देने की जगह पे नुकसान देती है। दही में अगर आपने गुड़ डाला, शक्कर डाला, मिश्री डाला, 10 मिनट रख दिया, तो वो 10,000 बैक्टीरिया 20,000 हो जाएंगे। तो वो आप मीठा दही अगर खाते हो, जैसे मिष्टी कहते हैं, मीठा दही खाते हैं, वो शरीर के अंदर जाएगा तो 20-30,000 बैक्टीरिया, कभी कभी 1 लाख तक बैक्टीरिया बन जाता है। वो गुड बैक्टीरिया शरीर में जाएगा तो आपकी सारा डाइजेशन सिस्टम को ठीक करेगा, आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा। पर वही दही में आपने नमक डाल के खाया, एसिडिटी पैदा करेगा। और जीवन भर हमने गलती किया है, नहीं किया है? भारत में दही को खाने का यही ही था विधान कि आप रात को बिठाया और सुबह उसको फ्रेश ना नमक ना गुड़ कुछ नहीं डालते थे, जो नाश्ता था उसके साथ फ्रेश खाते थे, जिस कारण से वो अच्छी बैक्टीरिया अंदर अच्छे से जाता था। आजकल उसमें हम लोग कुछ ना कुछ मिला के उसका रिएक्शन बना देते हैं, फिर बोलते आज ना वो पता नहीं वो कुछ लगता है। समझ में बात? वो अच्छे बैक्टीरिया भी तो मर गए ना। तो एसिडिटी आपकी बॉडी में तो पहले से ही है, फिर आपने वही चीजें डाला तो क्या होगा आपको? और ये विरुद्ध आहार खा के हमारे शरीर में खाया हमने दही, लेकिन बना क्या? जहर। अभी समझ में खा रहे दही मगर बन रहा है। इसी प्रकार से कई चीजें हैं जैसा आपको दिखाया गया है शास्त्रों में जो लिखा हुआ है। हनी के साथ घी खाना, कोल्ड ड्रिंक्स के साथ नमकीन चीजें खाना, गरम गरम खाने के साथ ठंडा ठंडा चीजें। कई बार देखते हैं गरम गरम खाना खाया फिर आइसक्रीम भी खा लिया ठंडा ठंडा।
तो ये सारे विरुद्ध आहार की श्रेणी में आता है। सबसे पहला है शरीर में टॉक्सिन्स बनाने वाली है, वो है विरुद्ध आहार। इसको समझना जरूरी है। दूसरा है अधिक खाना खाना। हम क्या क्या गलतियां कर रहे हैं जिस कारण से हमारे शरीर में जहर बन रहा है, मैं वो समझा रहा हूं। अधिक खाना खाना, अधिक खाना खाना अर्थात क्या समझ रहे हैं? चप्पल भोग। तो किसको पसंद है एक साथ 4-5 आइटम खाना? सभी को अच्छा नहीं लगता ना। एक रोटी एक चावल, एक रोटी दाल या एक रोटी सब्जी। अधिक खाना, जैसे अरे ये तो पनीर बहुत अच्छा है, खाने आपका पेट मांग रहा है 1 कप, मगर फिर मिलेगा नहीं मिलेगा, और फिर बनेगा नहीं बनेगा, 2 कप खाते हैं, नहीं खाते। समझ में ना? अधिक खाना माना देखा, मन पेट भर गया, फिर बोलते हैं और अधिक खाना खाना ये पता ही नहीं है, बोलते अरे आज भर के खाना चाहता हूँ, पेट भर के खाना खाना है। क्या बोलते आप लोग? पेट भर के बोलते हो या गला भर के? मगर खाते कैसे हो? देखो, मैं बचपन में आरएसएस में था। हमारा गुरुजी का उम्र 84 था। उनको कोई बीमारी नहीं था। सुबह 4 बजे उठते थे, स्नान पानी किया, गायत्री मंत्र का जप किया, प्राणायाम किया, स्नान पानी किया, व्यायाम किया, सारा कारोबार 6 बजे तक पूरा। 6 बजे से शाखा चलाने आते थे और दोपहर में आधा घंटा रिलैक्स चेयर पे सो जाते थे। रात को 10 बजे सोते थे। हम गुरुजी का दिनचर्या देख के हम बच्चे हैरान हो जाते थे कि इतना एनर्जी कहाँ से आती है इनको। सुबह सुबह गायत्री मंत्र का पाठ से आता होगा। फिर हमने सोचा, गुरुजी को एक बार पूछा, गुरुजी आप इतना स्वस्थ कैसे हो? मैंने एक दिन गुरुजी को बताया, गुरुजी कल मेरे पास टाइम है, मैं थोड़ा टाइम लेके आऊँगा, मुझे कुछ बातें पूछनी है। मैं एक पेन और बुक लेके गया। मैं सोचा चलो एक आधा घंटा गुरुजी के पास बैठेंगे। गुरुजी को पूछा कि गुरुजी आपके स्वास्थ्य का राज क्या है? गुरुजी ने एक लाइन में बताया, आधा मिनट में। वो शब्द जीवन में मैं गारंटी देता हूं आपने कभी नहीं सुना होगा। क्या जवाब दिया होगा? गुरुजी ने बताया, मैं खाना इतना खाता हूं कि मेरा पेट को पता ना पड़े। मैं खाना इतना खाता हूं मेरा पेट को पता ना पड़े। हम कितना खाना खाते हैं? पेट को नहीं, गले को नहीं, आजू बाजू वालों को भी पता पड़ेगा, डकारे ले लेके खा लेते हैं। ये बीमारी का मुख्य कारण है। अगर हमें निरोगी रहना है तो हम खाना इतना खाएं, पेट को पता ना पड़े। तो अपने आप माता लोग समझ सके ऐसे पूछती हूँ। आप लोग अगर एक मिक्सी जार में कुछ ग्राइंडिंग करना है, पूरा फुल डालते हो या थोड़ा गैप रखते हो? क्यों रखते हो? अभी समझ में आया? अभी समझ में आया? पेट में अगर पेट तक रखो तो आप इस खाने के नली को भी भरोगे तो हजम कैसे करेगा? भारतीय महिलाओं में सबसे ज्यादा, भारतीय संस्कृति में एक सबसे बड़ा गलत आचार कहे, व्यवहार कहे, वो है माताओं में अपने सारा प्यार कहाँ दिखाते हैं? खाना खिलाने में दिखाते हैं। खाना खाने में नहीं, खिलाने में। और वो भी खिलाने में दिखाते हैं। जब व्यक्ति कहा बस, उसके बाद आधी रोटी, एक रोटी एक्स्ट्रा नहीं डाला तो मन को शांति नहीं मिलती है। मगर आपको पता नहीं है, यही प्यार आपके परिवार को बीमार बनाया है। आप अपने परिवार को अपने हाथों से बीमार बनाए हो, आपको पता नहीं है। आपको लगता है प्यार कर रहे हो, वही प्यार उनकी शरीर में बीमारी का रूप ले रहा है, आपको पता नहीं है। जैसे मिक्सी जार में फुल करने से वो घूमता नहीं है, आप कितना भी मशीन को करते रहो, वो ऐसे की ऐसे रहेगा, मशीन चलता रहेगा। ऐसे ही पेट में अगर इतना भर देंगे तो डाइजेस्ट सिस्टम काम नहीं करेगा, तो क्या होगा? वो जैसा व्यक्ति जब भी खाना खाता है ना, पेट भरकर खाता है, अर्थात यहाँ तक खाता है।
माताएं कहते हैं भाई पेट से लेके गले तक जगह है ना, वो भी भर दो हमारा प्यार से, भर देते हैं। वही प्यार बीमारी का रूप लेता है। अगर आपकी परिवार से आपको प्यार है तो आधी रोटी कम खिलाओ। 4 रोटी खाने वाला व्यक्ति है तो उनको 3.5 रोटी खिलाओ। अगर और ज्यादा प्यार है, और ज्यादा स्वास्थ्य रखना चाहते हो तो 4 की जगह 3 रोटी खिलाओ। अगर आपने आज सुन लिया, कल 4 की जगह 3 रोटी खिलाओगे तो सुनना पड़ेगा। तो उसके लिए एक युक्ति बताता हूँ माताएं, भाई लोग अपना खान बंद कर लेना, मैं माताओं को सुना रहा हूँ। क्या करना है, जो आटा 4 रोटी 3 रोटी में आटा बनता है ना, वो थोड़ा सा गोल को छोटा कर दो। तीनों रोटी से आटे से थोड़ा थोड़ा गोल से निकालो, चौथा रोटी बनाओ। उनको आटा उतना ही खिलाना है मगर 3 का 4 रोटी बनाना है, ठीक है। तो ये प्यार है। प्यार ये नहीं जैसे हमने आजकल YouTube में एक शॉर्ट में देखा, माँ पूछ रही है लड़की को, लड़की जॉब में जाने वाली लड़की होती है, बेटा दोपहर में कितना रोटी रखो? पहले कहती है माता जी माँ 3 रोटी रखो, फिर बोलते नहीं नहीं 2 रोटी रखो। तो माँ क्या कहती है, करती है, पहले जब 3 कहा तो 4 रोटी का गोल बना हुआ था लड्डू, तो उसको 3 लड्डू कर दिया। जब बेटी ने कहा 2 रोटी बनाओ तो 3 का उसने 2 रोटी का कर दिया। आटा उतना ही है, रोटी का संख्या कम कर दिया। तो आपको क्या करना है, आटा उतना ही रखना है, उसका रोटी का संख्या बढ़ानी है, ठीक है। उल्टा आटा कम करो, रोटी का संख्या बढ़ाओ और पतला करो, उनको संतुष्टि होगा कि हमने 4 रोटी खाया। ये साइकोलॉजी होता है। तो खाना कम करना चाहिए क्योंकि ना आपके डाइजेस्टिव सबसे पहली बात है, अगर स्वस्थ रहना है कम खाओ, कम खाओ। जो खाना कम खाएगा वो ज्यादा स्वस्थ है। बीमारियां ज्यादा खा के हो रहे हैं, खाना कम खा के बीमार व्यक्ति, डेफिशिएंट व्यक्ति कम है, ज्यादा खा के बीमारियां लाने वाला व्यक्ति ज्यादा है। इसलिए शरीर में बीमार होने का दूसरा कारण है अधिक खाना खाना, ठीक है। अगर किसी से दुश्मनी लेना है तो उसको 2 रोटी एक्स्ट्रा खिलाओ, किसी से प्यार है तो आधी रोटी कम खिलाओ, ठीक है। आज बाबा के घर से पक्का कर लो कि कभी भी जबरदस्ती किसी को नहीं खिलाना है। बचपन से खून में संस्कार भर गया है, क्या है, जब भी बस कहा थोड़ा एक्स्ट्रा खिलाना। तो आज से ये संस्कार को ठीक कर लो, ठीक है। और तीसरा है जल्दीबाजी खाना खाना। जल्दीबाजी खाना खाना, जल्दीबाजी खाना खाना ये आजकल सबका कॉमन है ना? है नहीं है? कौन धीरे धीरे बैठ के खाते हैं, चबा चबा के? फिर भी देखो 10% ही गए। चबा चबा के धीरे धीरे बोलेंगे, अगर धीरे धीरे चबा चबा कर भाई जी, माता जी बोलेंगे कि भाई जी को टाइम है ना इसलिए बैठ के खा रहे हैं, हमारे को कहाँ टाइम है? भगवान ने कितना दान दिया है, कितना दान दिया है? 32 दान। किस लिए दिया है? स्माइल करने के लिए, चबाने के लिए ना। बच्चे गिनती भूल जाते हैं बोल के भगवान ने बच्चों को गिनती के लिए 32 दान दिया। बच्चे मुंह में जब खाना रखोगे, रोटी का निवाला रखोगे तो कम से कम 30 बार चबाओ। हम कितने बार चबाते हैं? रोटी का टुकड़ा मुंह में रखा, 10 बार चबाया, निगल लिया। एक शरीर में टॉक्सिन्स बनाने का मुख्य कारण है। जब खाना हम चबा चबा कर खाते हैं तो कैसे भी खाना हो हजम हो जाएगा। जैसे आजकल एसिडिटी, अल्सर, गैस, कब्जियत, डाइजेशन नहीं होना, इस सारे प्रॉब्लम्स का मुख्य कारण ही है खाना चबा कर नहीं खाना। खाना हम जब चबा चबा कर खाते हैं, मुंह में लार और एंजाइम्स अच्छे से खाने में मिक्स हो जाते हैं तो आपके खाना अपने आप हजम होगा। मुंह में जो लार है एंजाइम से वो अल्कलाइन है, अल्कलिक है, और पेट में एसिड्स होते हैं। जब मुंह के अंदर की एंजाइम्स, अल्कलिक एंजाइम्स के साथ खाना चबा चबा कर पेट में जाएगा, फिर एसिड्स में गिरेगा तो वहाँ हजम अपने आप अच्छा होगा। अगर आपने खाना चबा कर नहीं खाया तो अल्कलाइन एंजाइम्स अच्छे से नहीं गया तो डाइजेशन अच्छा नहीं होता है।
तो इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखो, अगर आपको निरोगी रहना है तो खाना चबा चबा कर खाओ। बहुतों का वो धारणा है कि हम ऐसे खा ले, पर बहुत लोगों को देखा है जल्दी जल्दी खा ले, हम लोग बहुत घंटा गैप रखेंगे दीदी, वो हजम हो जाएगा। आपको पता है खाना कहाँ हजम होता है? वो भी नहीं पता होगा कहाँ खाना हजम होता है। बताए आपने जो खा रहे हो खाना कैसे हजम होता है, बताइए थोड़ा, कैसे हजम होता है? खाना कहाँ हजम होता है पहले ये कहाँ? ओके, और कौन कौन बोलता है पेट में हजम होता है? हाथ उठाओ। खाना पेट में हजम होता है, हाथ उठाइए जी। इतना ऐसा डाउट हो रहा है। सबके मन में वही जवाब है मगर हाथ नहीं उठा रहे हैं। हम लोगों को यही मान्यता है खाना पेट में हजम होता है, मगर खाना पेट में हजम नहीं होता है। खाना पेट में फटता है। खाना हजम 3 जगह, हजम होना जो डाइजेशन क्रिया 3 जगह होता है। मुंह में खाना चबाया जाता है, पेट में खाना जाने के बाद पेट में खाना फटता है क्योंकि वहां एसिड्स है, वहां दांत नहीं है। तीसरा, छोटी आंतों में खाना डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये तीनों क्रियाओं को मिला के डाइजेशन बोलते हैं। तो अगर पहला काम अच्छा नहीं हुआ तो दूसरा काम भी अच्छा नहीं होगा, दूसरा अच्छा नहीं हुआ तो तीसरा काम भी अच्छा नहीं होगा। कई बार आप देखते हो जैसा खाना खाया वैसे मोशंस में बाहर आता है। जिनके दांत नहीं होते हैं, जैसे छोटे बच्चे, नहीं तो बहुत बुजुर्ग, उनको खाना कैसे देते हो? समझ में आ गया? अर्थात वो प्रोसेस यहाँ का नहीं है बोल के आप आधा करके ही देते हो ना, लेकिन आप अगर निगलते रहोगे तो कैसे होगा? जैसे कई बार आप देखते हो खाना जैसा खाया वैसा मोशंस में बाहर आया। क्यों? क्योंकि दांतों ने अपना काम अच्छा नहीं किया तो पेट कहता है मैं तेरा काम मैं क्यों करूं, तेरा तो डेली का आदत है। जैसा किसी का काम आप 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, 3 दिन करोगे, बाद में क्या बोलोगे? नहीं मैं तो आज तो नहीं करूंगा, तेरे को अभी आदत हो गया, बोलोगे नहीं बोलोगे? तो उसी प्रकार से आपका पेट भी कहता है, अगर खाना हम चबा कर नहीं खाते हैं तो पेट कहता है ठीक है जैसा वैसा आगे निकलना दो, मैं नहीं हजम करूंगी। दूसरों का काम कोई नहीं करता, इसलिए दांतों का काम दांत नहीं किया तो पेट का काम भी पेट नहीं करता है। तो ये इंडाइजेशन का मुख्य कारण होता है, यही शरीर में टॉक्सिन्स बनाती है। ठीक है, तो खाना चबा चबा कर खाना आदत डाल लो। चौथी बात है बिना भूख का खाना खाना। बिना भूख का खाना खाना ये आदत हम सबको है, क्योंकि हमने एक बात सुना है, क्या है वो? अगर हमें निरोगी रहना है खाना टाइम टू टाइम खाना चाहिए। टाइम टू टाइम खाना खाना अच्छा है या गलत है? अच्छा है। कौन कौन कहते हैं टाइम टू टाइम खाना अच्छा है? हाथ उठाइए। अच्छा, अगर मैं बोलूं सुबह आपने बड़ा जबरदस्त इडली डोसा उपमा कुछ बड़े अच्छे से भर के पेट भर के नाश्ता कर लिया, आपका 9 बजे का टाइम था और आपने अच्छे से खा लिया, फिर 1 बजे, फिर दूसरा टाइम आपका 1 बजे है ना, और भूख नहीं लग रहा है, टाइम हो गया अभी तक नहीं खाया, भूख नहीं लग रहा है मगर 1 बज गया, आपने क्या बोला? टाइम पे खाना। ठीक है, अभी ठीक है, अभी वो खाएंगे, भूख नहीं लग रही मगर आप टाइम पे, आप सबने हाथ उठाए टाइम पे लोग खाना। क्या करते हैं 1 बजे का भूख खाने का टाइम है तो ज्यादा से ज्यादा 1:30 बजे तक रुकते हैं, उसके बाद बोलते हैं काम हो जाए खा लेते हैं। दूसरा गलती क्या करते हैं माताएं, खाना बना दिया, मैंने बचपन से देखा कि मम्मी सुबह 9 बजे सब लोग का नाश्ता करके चले जाते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करके मुरली सुनते सुनते 10 बजे खाना बनाना शुरू कर देती है, 12 बजे खाना रेडी, क्योंकि 12 बजे बाबा को भोग लगाना होता है। 12 बजे के बाद 12:15 से माता जी एक गीत गाना शुरू, क्या है? बेटा गरम गरम खा लो, गरम गरम खा लो। मैं कहता हूँ मम्मी भूख लगने पर खाऊंगा, नहीं नहीं गरम गरम खाओ, जबरदस्ती ला के रख देती है, खुद ही गर्म हो जाएगी। अगर नहीं खाए तो खुद माता जी गर्म हो जाएंगे, है ना? तो ये माताओं को एक गलत आदत होता है कि गरम गरम खाना खिलाना जरूरी नहीं है,
कि बिना भूख का अगर वो खाओगे वो खाना उनके लिए जहर बनेगा, भूख लगने पर खाएंगे वो खाना उनके लिए अमृत होगा। 90% लोग बिना भूख का ही खाना खा रहे आज के जमाने में, इसलिए बीमार हो रहे हैं। 90% लोग कह रहा हूं मैं, टाइम टू टाइम खाना खा रहे, ये बीमारी का कारण है। जब तक भूख नहीं लगे तब तक खाना नहीं खाना चाहिए। भूख नहीं लग रहा है तो आपकी शरीर बोल रहा है पहले जो खाया वो हजम नहीं हुआ, इतना भी अकल नहीं है हमें। जब पेट मांग नहीं रहा है, आप दे रहे हो तो उसको आप सजा दे रहे हो, तो वो भी आपको सजा देगा। जो करेंगे वही पाओगे आप। जब आप पेट को कष्ट दे रहे हो तो पेट भी आपको एक दिन कष्ट देगा। नहीं तो टाइम पे टाइम खाना ही है, तो जैसे भाई जी ने बोला पेट को पता ना चले उतना खाना। अगर नाश्ता हल्का करोगे तो लंच तक आपको 1 बजे तक अपने आप भूख लगेगी, वो हल्का करोगे तो रात भर आपको हल्का खाओगे तो आप टाइम पे जो मेंटेन रखना है कर सकोगे। मैं एक सीक्रेट बात बताऊंगा जो जीवन में आपने कभी नहीं सुना, मैं गारंटी दूंगा इस बात का। मैं पिछले 25 सालों से जब से ये बात अपनाया हूं तब से मैं हमेशा स्वस्थ हूं। कौन सी बात? अगर मुझे 1 बजे खाना खाने का टाइम है, ध्यान से सुनिए, सब अपना खान थोड़ा सा खींच के सुन लीजिए। दोपहर में 1 बजे खाना खाने का टाइम है तो मैं नाश्ता इतना करता हूं कि मुझे 12 बजे भूख लगे। हर एक को पता होता है कितना खाने से कितना घंटा तो मुझे ये चलता है। थोड़ा सा अगर अपना ऊपर अटेंशन है तो पता होगा हमें। तो मैं डेली नाश्ता इतना करता हूं कि मुझे 12 बजे भूख लगे दोपहर में, और 12 बजे मैं कभी नहीं खाता हूं। अक्सर हम लोग सबसे बड़ा गलती ये करते हैं, एक है बिना भूख का खाना, दूसरा भूख लगने पर खाना। भूख लगने पर खाना भी गलत बात है। तो भूख किसे कहते हैं? बहन पूछ रही है भूख किसे कहते हैं? आप तो कहते हो ना चलो ठीक है बिना भूख का खाना नहीं खाना। भूख लगने पर खाना खाना चाहिए या नहीं ये भी हमें पता नहीं है। भूख किसे कहते हैं? कोई बता पाएंगे? भूख किसे कहते हैं? भूख लग रहा है अर्थात क्या है? भूख लग रहा है अर्थात क्या है? हाँ? पेट में चूहे पड़ते हैं। भूख लगना अर्थात क्या है? भूख लगने से पेट खाना मांगता है। भूख अर्थात पेट मांग रहा है, भाई जी बोल रहे। हमें पता नहीं, हम बड़े बड़े डिग्री लेकर बैठे हैं, इंजीनियर लेक्चरर बड़े बड़े डिग्री लेके बैठे हैं, मगर हमें इतनी छोटी बात की समझ नहीं है कि भूख किसे कहते हैं। मैं अभी बताऊंगा तो आपको समझ आएगा। भूख अर्थात आपने जो खाना खाया वो पेट में हजम होके छोटे आंतों में शिफ्ट हो गया है। आप जो खाना खाते हो, मैंने बताया 3 जगह हजम होता है, तो आपने जो खाना खाया पेट में डाइजेशन क्रिया पूरा हो गया। पेट और छोटे आंतों के बीच में एक लॉक होता है, वो दरवाजा खुल जाता है, तो पेट का खाना सारा छोटे आंतों में चला जाता है। पेट खाली होना ही भूख है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आपको खाना चाहिए। पेट केवल ये इशारा कर रहा है कि मैं अपना काम कर दिया। इसका मतलब ये नहीं कि पेट भूख खाना मांग रही है। तो जीवन भर हमने क्या गलती किया? भूख लगते ही खाना खाया। अगर भूख लगते ही खाना नहीं खाएंगे तो फिर क्या करेंगे? पेट में तो चूहे दौड़ते हैं। वही बात समझना जरूरी है। एक बात को मैं आज जो बता रहा हूँ ना, मैं गारंटी दूंगा जीवन में आपने कभी नहीं सुना। क्या है वो? आपको भूख लगा था, पेट खाली हो गया, छोटे आंतों में गया, उसके बाद भी 1 घंटा लगता है आपने जो नाश्ता किया वो खून में शुगर बनने के लिए या खून में समाने के लिए। मैं क्या करता हूं, जैसा भूख लगा, अगर ये चीज को आप समझ लेंगे ना, जीवन भर निरोगी रहेंगे। जैसा भूख लगा मैं 1 गिलास पानी पीता हूं। 12 बजे जैसा भूख लगा मैं 1 गिलास पानी पीता हूं।
लेकिन ये भी सब समझते हैं कि भूख लगा और पानी पिया तो एसिड हो जाता है पेट में। जब आपको भूख लगता है तो पानी किस लिए पीना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने नाश्ता खाया, जिस प्लेट में नाश्ता खाया वो प्लेट को बिना धोखे भोजन करोगे? दोपहर का भोजन करेंगे? माताएं नहीं करेंगे। तो ये गलती हम जीवन भर कर रहे हैं। आपने नाश्ता किया, प्लेट को तो धोके खा रहे हो मगर पेट को धोके नहीं खा रहे हो, इसलिए बीमार हो रहे हो। इसका मतलब क्या है समझ लो। जब मुझे 12 बजे भूख लगा तो मुझे समझ में आ गया पेट के खाना जो है छोटे आंतों में गया, पेट खाली हो गया। पेट में चारों तरफ नाश्ते का कोई ना कोई खंड रुका हुआ है, अर्थात प्लेट तो सफाई किया मगर पेट का सफाई नहीं किया। तो आप जब 1 गिलास पानी पीते हो भूख लगने के बाद 1 गिलास या 2 गिलास भी पानी पी सकते हो। उससे क्या होगा, आपके पेट के अंदर जो भी नाश्ते का कण बचा हुआ है वो सारा आगे निकल जाएगा। तो क्या हुआ, पेट साफ हो गया। जैसे प्लेट साफ किया ना वैसे पेट को साफ करना जरूरी है। तो 12 बजे आप पानी पीते हो तो 12:30 पौने 1 तक तो उसके अंदर पानी आगे निकल जाएगा। तो आपके पेट को सफाई करते हुए आगे निकल गया। तो 1 बजे खाना खाने का टाइम है तो 12:45 to 1 o'clock या 1:15 तक तो आधा घंटा आप और रुकेंगे तो क्या होगा, पेट के अंदर फ्रेश डाइजेशन केमिकल्स इकट्ठा होंगे। लिवर कुछ केमिकल्स रिलीज करेगा, पेट का अपना क्षमता होता है, बैल होता है, अपना मुंह लार होता है, सभी के द्वारा पेट में फ्रेश केमिकल्स, मतलब पेट को धोया आपने, पानी पिया मतलब पेट को धोया, तो पेट के अंदर फ्रेश केमिकल्स है, कोई भी पुरानी गंदगी नहीं है, पुरानी केमिकल्स भी नहीं है। उसके बाद आप जब खाना खाओगे तो खाना अच्छे से हजम होगा। तो जीवन भर हमने ये काम किया कि बिना भूख के खाना खाया। तो इसलिए इस बात को समझ लो, अगर निरोगी रहना है तो जब तक भूख नहीं लगे नहीं खाना है, जितना भूख है उससे कम खाना है, और खाना इतना खाओ तो समय से पहले भूख लगे। भूख लगते ही क्या करना चाहिए? जीवन भर क्या किया? भूख लगते ही खाना खाना ये गलत काम है। भूख लगते ही आपको 1 गिलास या 2 गिलास पानी पियो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भोजन के साथ पानी पीना, भोजन के साथ पानी पीना अच्छा है गलत है? हाथ उठाइए, गलत है बोल के हाथ उठाइए। तो आपके जो भारतीय संस्कृति पहले बुजुर्ग हमारे थे वो लोग खाने से पहले क्या रखते थे? तो आपको पता है जैसे आपकी दादी, आपकी दादा, आपके पापा जब भी खाने पे बैठते थे आपकी माँ और आपकी दादी ने पहले क्या ले आया? तो वो लोग स्वस्थ है या हम? तो खाने से पहले वो लोग पानी पी के स्वस्थ रहे, और ये आदत हम छोड़ के हम बीमार हो रहे हैं, पता नहीं है। पिछले 10 सालों से मुझे एक बात बताइए, जो डॉक्टर मेडिकल की बैठे हैं, पिछले 10 सालों से एक आचरण चल रहा, वो है खाने के साथ पानी नहीं पीना चाहिए। खाने के साथ पानी नहीं पीना चाहिए आप लोगों ने नहीं बोला, कारण क्या है आपको पता होगा ना? कारण क्या है? एसिड डाइल्यूट हो जाता है और पेट में कीचड़ हो जाते हैं, और जी अंतरा ठंडी हो जाती है, और माताओं को पता नहीं है वही अग्नि शांत होता है उसी का शांत हो जाता तो है। हमें ये बात समझना जरूरी है। क्या है वो? जब मुझे बताइए कि जब से हम खाना खाने के साथ 10 साल से पानी पीना बहुत लोग कम कर दिया, पीते नहीं है। तो 10 साल से एसिडिटी अल्सर का प्रॉब्लम्स बढ़ गई है, कम हुए? अगर हम सही फॉलो कर रहे हैं तो कम होना चाहिए, बढ़ना चाहिए? सोचिए, हमारा पुराने लोग खाने के साथ पहले पानी पी के खाना खाते थे तो वो स्वस्थ थे,
हम खाने के साथ पानी नहीं पी रहे, इसलिए सबसे ज्यादा एसिडिटी, अल्सर, गैस का प्रॉब्लम हो रहे हैं। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहला गलती हम क्या कर रहे हैं? एक है खाना चबाकर नहीं खा रहे, दूसरा है खाना सूखा खाना खा रहे हैं। अर्थात जैसे हम खाना खा रहे, रोटी और सब्जी, रोटी सूखा, सब्जी सूखा, और चबाकर भी नहीं खा रहे ताकि लाभ थोड़ा सा अंदर जाएगा, वो भी नहीं। तो अंदर जाके डाइजेशन अच्छा होगा या मुश्किल होगा? जैसे माता है, कोई चटनी बनाना है, ग्राइंडर में धनिया पत्ता डाला, टमाटर डाला, मूंगफली डाला, आपने थोड़ा भी पानी नहीं डाला तो चटनी बनेगा या दरदरा बनेगा? वही हमारे पेट में होता है। अगर हम खाने के साथ थोड़ा थोड़ा पानी रखते हैं, थोड़ा थोड़ा, तो हमारा डाइजेशन अच्छा होता है। अब ध्यान से समझिए, इतना साल जो आपने बात सुना, उसने कहाँ गलती किया उसको समझ लीजिए। खाने के साथ अधिक पानी पीना गलती है। जैसे चटनी में आपने थोड़ा पानी डाला तो चटनी अच्छा बना, और ज्यादा पानी डाला तो वही हमारा पेट में होता है। खाने के साथ आप अधिक पानी पीते हो, जठर अग्नि शांत हो जाता है और डाइजेशन खराब हो जाता है। खाने के साथ बिल्कुल पानी नहीं पीते हो तो आपकी डाइजेशन और खराब हो जाता है। पिछले 10 सालों में लोगों ने यही गलती किया, डाइनिंग टेबल पे पानी नहीं रखते हैं। मैं गुरुकुल में बचपन से मुझे आदत है, जब बच्चे बैठते थे, हम हाथ में, इसको क्या बोलते हैं, अंजलि बोलते हैं, तो अंजलि में पानी लिया तो खाने का चारों तरफ घुमाते हुए मंत्र पढ़ते हुए अन्नदाता का, अन्न देवता अन्नपूर्णा देवी का और अन्नदाता जो खिला रहे हैं और जो किसान जिसने बनाया है उनका धन्यवाद करते हुए 3 बार घुमाते थे। थोड़ा सा पानी बचता था, वो पानी पी के उसके बाद खाना शुरू करते थे। तो ये हमारी संस्कृति में क्यों डाला है? सोचिए। सबसे पहला पानी अंदर जाते ही आपका अन्न वाहिका क्लीन और क्लियर हो जाता है। अन्न वाहिका जो ड्राई है, क्योंकि इतना समय डाइजेशन क्रिया चली है, नाश्ता आपने कब का किया, 3-4 घंटा डाइजेशन क्रिया चला, तो पेट में बहुत कुछ गैसेस बनते हैं। वो गैसेस जब बाहर आते हैं तो आपके अंदर की अन्न वाहिका ड्राई, सूखा पड़ा रहता है। तो इसलिए आप जब खाने के पहले थोड़ा पानी पीते हो तो आपके अन्न वाहिका गीला हो जाता है। उसके बाद आप खाना खाओगे, खाना अच्छे से अंदर जाता है। कई लोग खाना खाने के समय हिचकी आ रहा है तो भी पानी नहीं पी रहा है, बोल रहे हैं डॉक्टर ने बोला पानी नहीं पीना है। आपके शरीर क्या बोल रहा है पहले वो सुनो, डॉक्टर की बात बाद में। खाना खाने के साथ पानी पीने की विधि क्या है, इसको समझिए। तो जीवन भर आपने समझा वो अलग है, मैं जो समझा रहा हूं वो अलग है। खाना जब भी मैं खाने पे बैठता हूं, एग्जाम्पल नाश्ता भोजन पे बैठा समझो, पहले 1 घूंट पानी, 1 घूंट अर्थात बच्चों वाला घूंट पानी पिया, अन्न वाहिका क्लीन किया, 2 रोटी खाया, सब्जी खाया, उसके बाद 1 घूंट पानी पिया, चावल दाल खाया, उसके बाद 1 घूंट पानी पिया, उसके बाद कुछ मीठा खाया तो 1 घूंट पानी। पूरा खाने में आधी ग्लास पानी, 1-1 घूंट, 4 घूंट में कितना पानी पिया? आधी ग्लास। जो यहाँ 200 ml ग्लास है, इसका आधी ग्लास, कितना घूंट में? 4 घूंट। तो 1-1 घूंट पानी पीते हुए जब खाना खाया तो वो पानी अंदर जाके कभी भी आपकी जठर अग्नि को शांत नहीं करेगा। पानी आपने ठंडा पानी पिया या 1-2 लीटर पानी पिए, 1-2 ग्लास पानी पिया तो जठर अग्नि शांत होता है। थोड़ा थोड़ा पानी पीने से उल्टा डाइजेशन को मदद मिलता है, इसको समझ लीजिए। तो जीवन भर जो आजकल जो एसिडिटी अल्सर का प्रॉब्लम हो रहा है उसका मुख्य कारण यही है, खाना सूखा खाना खा रहे और साथ में पानी नहीं पी रहे। इसलिए अधिक पानी पीना भी गलत है, बिल्कुल नहीं पीना भी गलत। खाना खाने के साथ थोड़ा थोड़ा पानी पियो। कितना पानी पीना है? पूरा खाने में आधे ग्लास से ज्यादा नहीं। गर्मी में नॉर्मल पानी, ठंडे और बारिश में गुनगुना पानी के साथ खाना खाओ, ठीक है। अगर आपकी खाना लिक्विड है, जैसे आप रोटी खा रहे हो दाल वाला सब्जी के साथ, लौकी और दाल रस वाला सब्जी के साथ खा रहे हो तो पानी पीने की जरूरत नहीं है। अगर रोटी आलू सब्जी के साथ खा रहे हो
पनीर सब्जी के साथ खाए और पानी भी नहीं पियोगे, डाइजेशन कहाँ होगा? समझ लीजिए, ठीक है। तो खाना खाने के साथ अधिक पानी नहीं पीना है, बिल्कुल पीना भी नहीं, पीना भी गलत है। नेक्स्ट है खाना खाने के साथ कई वैरायटी खाना। खाना खाने के साथ हम जितना अधिक वैरायटी खाते हैं ये शरीर में विरुद्ध आहार बनाती है, टॉक्सिन्स बनाती है। तो मैं एक फार्मूला बताता हूँ। 60 साल वाले, 60 साल के ऊपर वाले अगर निरोगी रहना चाहते हैं तो एक टाइम पे 2 वैरायटी खाओ। 50 साल के ऊपर वाले एक टाइम पे 3 वैरायटी खाओ। 40 साल के ऊपर वाले एक टाइम पे 4 वैरायटी खाओ। उसका नीचे वाले बोले 5-6 वैरायटी खाओ। जैसा उम्र बढ़ता जाता है वैसा हमारा डाइजेशन पावर पावरफुल होता जाता है। क्या होता है? कमजोर होता है। तो हमारे खाना भी क्या होना चाहिए? 30-40 साल की उम्र में भी हमने 5-6 रोटी खाया और 60 साल की उम्र में भी 5-6 रोटी खा रहे हो, 5-6 वैरायटी खा रहे हो, तो गलत नहीं कर रहे हो। आप सोचो, आपकी उम्र जब 40 साल होगा, आपकी पत्नी ने 5-6 काम बता दिया, भाई आप ऑफिस जा रहे हो, आते समय 5-6 काम करो, कर लिया। और 60 साल की उम्र में वही 5-6 काम बताओ तो क्या बोलते हो? भाई हमारा उम्र बढ़ गया, एक साथ हम इतना काम। तो जब आप एक साथ इतना काम नहीं कर सकते तो आपको पेट को एक साथ इतना काम क्यों दे रहे हो? जरा सोचिए। जैसा उम्र बढ़ते जाए उससे खाना कम करते जाओ, वैरायटी कम करो और खाना भी कम करो। क्योंकि 40 साल की उम्र में जितना कैलोरीज आपको चाहिए उतना हमें नहीं चाहिए। मगर 40 साल की उम्र में जितना पेट भरकर खाया, हम 60 साल में भी कई बार जाने में पेट भरकर खाते हैं, जबकि हमें इतने कैलोरीज की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस बात को समझे। दूसरा, फैक्ट्री प्रोडक्ट्स। जितना हम फैक्ट्री प्रोडक्ट्स खाते हैं उतना शरीर में जहर ज्यादा बनता है। क्यों? क्योंकि हर फैक्ट्री के प्रोडक्ट में क्या होता है? टॉक्सिन्स होते हैं, अर्थात केमिकल्स होते हैं, अर्थात पेस्टिसाइड्स होते हैं, अर्थात प्रिजर्वेटर्स होते हैं। तो ये प्रिजर्वेटर्स ही आपके शरीर में टॉक्सिन्स बनाती है। इसलिए अगर आपको निरोगी रहना है, जितना हो सके फैक्ट्री प्रोडक्ट्स कम करो। आपके शरीर में सबसे ज्यादा टॉक्सिन्स बनाने वाली है, आपको पता ही नहीं है। आपकी हर चीज घर में जो आप खाना बना के खा रहे हो, 80% चीज फैक्ट्री प्रोडक्ट्स है। इसलिए आपके शरीर में टॉक्सिन्स ज्यादा बन रही है। तो अगर आपको निरोगी रहना है, जैसे एग्जांपल बताता हूं, बिस्किट। माताओं ने बिस्किट बनाया घर में, 15 दिन के बाद बिस्किट में स्मेल आना शुरू, और वही बिस्किट कंपनी का बन के आया तो 1 साल भी खा रहे हो। कैसे? आपको एक सीक्रेट बताता हूं। फैक्ट्री प्रोडक्ट्स उस आइटम का सेल का लाइफ बढ़ा रही है, मगर वो फैक्ट्री प्रोडक्ट्स खा के हमारे सेल का लाइफ कम हो रहा है। क्योंकि जितना हम पेस्टिसाइड्स और प्रिजर्वेटिव्स खाते हैं उतना हमारा किडनी जल्दी खराब हो जाता है, वही बीमारी का कारण बनता है। और एक कारण है, वो है तामसिक आहार। तामसिक आहार किसे कहते हैं? हमारा शरीर में तामसिक आहार अर्थात जिस आहार में अधिक तेल, अधिक मसाले, अधिक नमक, अधिक शुगर, अधिक खट्टा, अधिक मीठा है, तो तामसिक आहार है। और दूसरा, तामसिक आहार अर्थात खाना बनाने के बाद अगर 6-7-8 घंटा हो गया तो तामसिक आहार। खाना बनाने के बाद 6 घंटे के बाद खाने में बैक्टीरिया फंगस पैदा होना शुरू होते हैं। 12 घंटे में बैक्टीरिया फंगस बढ़ जाते हैं। उसके बाद वो खाओगे, वो आपके शरीर में टॉक्सिन्स बनाती है। तो इसको समझ लीजिए। बीमारी का कारण है जहर। जहर क्यों बन रहा है? सारी कारण है। अगर ये सारे ठीक करोगे तो अपने आप शरीर में जहर नहीं बनेगा, अपने आप निरोगी रहोगे। ठीक है, ये कारण हुआ। तो शरीर में सबसे ज्यादा जहर बनाने वाली आइटम्स क्या पदार्थ है, क्या गलत आदतें हैं, हमने समझ लिया। मगर 5 गलत चीजें हैं
जो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा जहर बना रही है, वो है नंबर 1 है रिफाइंड ऑयल। आपको पता नहीं है, मैं एक बार आत्मचिंतन किया, हम बाबा के बच्चे बाबा के घर में शांति से खाना बना रहे, भगवान को भोग लगाकर खाना बना रहे, फिर भी बीमार क्यों हो रहे? जब रियलाइज किया तब पता पड़ा कि हम जो खाना बना रहे हैं वो रिफाइंड तेल में खाना बना रहे हैं। रिफाइंड तेल का सीक्रेट आज अच्छे से सुन लो तो पता पड़ेगा कि सबसे बड़ा गलती कहाँ कर रहे हो। रिफाइंड तेल अर्थात हाई टेम्परेचर में बनाया जाता है, उसके अंदर के सारे विटामिन मिनरल्स खत्म हो गए। और दूसरा, रिफाइंड तेल अर्थात जिस ऑयल में ना प्रोटीन से, ना मिनरल से, ना एंजाइम से, क्योंकि गर्म किया और फिल्टर किया, सब कुछ खत्म। रिफाइंड तेल अर्थात जैसे यहाँ मूंगफली का तेल में ज्यादा खाना बनाते होंगे मेरे हिसाब से, 1 लीटर मूंगफली तेल में 200 ml मूंगफली तेल होता है, 300 ml पाम ऑयल होता है, 500 ml केमिकल्स होते हैं। कौन कौन सा केमिकल? हमारा जो रिफाइंड तेल है 5 प्रोसेस से गुजरता है, डीगमिंग, न्यूट्रलाइजेशन, ब्लीचिंग, विंटराइजेशन, डीऑडराइजेशन। इसी को ही रिफाइंड तेल कहते हैं। 5 टंकियों से गुजर के तेल बाहर आता है। उसमें क्या होता है? डीगमिंग में सबसे पहला हेक्साइन बोल के एक केमिकल मिक्स करते हैं। ये क्या है पता है? पेट्रोलियम का लास्ट प्रोडक्ट है। हेक्साइन ऑयल मिक्स करते हैं सबसे पहला। आपको पता नहीं है कि हेक्साइन ऑयल क्या चीज है। जो क्रूड ऑयल होता है ना, जमीन के अंदर से जो क्रूड ऑयल निकलती है, तो क्रूड ऑयल से सब चीजें निकलने के बाद, ऑयल, ग्रीस, पेट्रोल सब निकलने के बाद जो वेस्ट ऑयल बचता है, ट्रांसपेरेंट ऑयल बचता है, वो ऑयल को ऑयल बनाने वाली कंपनी, जो इंडियन ऑयल बनाने वाली कंपनीज क्या करते हैं, खाना बनाने वाली कंपनीज को फ्री में दे देते हैं, भाई ले जाओ। तो खाना बनाने वाले ऑयल कंपनी वाले तो वो ऑयल को ले आके उसको और प्रोसेस करके हमारे खाने वाले तेल में मिला है। तो ये पेट्रोलियम का लास्ट प्रोडक्ट है। हमारा किडनी, आजकल जो किडनी फेलियर्स ज्यादा हो रहे हैं, हार्ट अटैक ज्यादा हो रहे हैं, अल्सर, एसिडिटी ज्यादा हो रहे हैं, उसका मुख्य कारण है रिफाइंड तेल रूपी जहर में खाना बनाना। सबसे पहला हेक्साइन केमिकल मिक्स करते हैं। दूसरा, न्यूट्रलाइजेशन अर्थात उसका स्टिकनेस थोड़ा सा कम हो, उसके लिए फास्फोरिक एसिड मिलाया जाता है। उसका जो ऑयल का फ्लो हो वो इजी फ्लो हो, उसका फैटी एसिड जमा ना हो, उसके लिए उसमें कास्टिक सोडा मिलाया जाता है। चौथा, विंटराइजेशन अर्थात आपकी ऑयल जम न जाए, उसके लिए उसमें एथेनॉल मिलाया जाता है। पांचवा है डीऑडराइजेशन अर्थात उसमें थोड़ा बहुत आर्टिफिशियल मिनरल्स और कलर्स मिक्स करते हैं। तो एक रिफाइंड ऑयल में इतना केमिकल्स मिक्स करने के बाद वो तेल रहा या जहर हुआ? क्या हुआ? तो हम डेली किसमें खाना बना रहे हैं? जहर रूपी तेल में खाना बना रहे। इसलिए जितना भी अच्छा खाना खा रहे हो फिर भी बीमार हो रहे। जब रिफाइंड तेल का सत्यता देखिए, अगर 1 लीटर मूंगफली तेल निकालना है तो 3 kg मूंगफली चाहिए, अर्थात 300 रुपया आपको पड़ता है। और आप कंपनी वाले 150 में बेच रहे हैं। कंपनी से कितने में निकल रहे हैं? 100 रुपये में निकल रहे हैं। कंपनी वाले कितने में पड़ रहा है? 70 में पड़ रहा है। तो हम तेल निकाल रहे हैं तो हमें 300 रुपया पड़ रहा है, कंपनी वाले 70 में कहां से निकाल रहे हैं? सोचने की बात है। तो रिफाइंड तेल रूपी जहर ही हमें सबसे ज्यादा बीमार बना रही है। जब तक आप घर से रिफाइंड तेल नहीं हटाओगे, आपकी बीमारियां कभी भी ठीक नहीं होगा, ये याद रखिए। दूसरा, हम जब खाना बनाते हैं देख रहे हैं क्या बन रहा है वहाँ? तेल पहले कढ़ाई में क्या डाला, फिर उसके बाद जीरा, हल्दी, हींग, अदरक। ये जरूरी है तेल में डालना? जरूरी है?
जीरा, अदरक, हींग, हल्दी जरूरी है नहीं है? क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? भाई लोगों को खाना बनाना नहीं आता, माता लोगों को क्यों जरूरी है? टेस्ट आने के लिए। अभी मुझे आश्चर्य लगता है, खाना सालों साल माताएं बना रही हैं और जब मैं किसी को भी कहाँ भी जाके हम पूछते हैं तेल में जीरा, हल्दी, हींग सब क्यों डाला जाता है, सब बोलते हैं टेस्ट के लिए। वो टेस्ट के लिए है ही नहीं। हमारी खाना जब हम खाए, खाना हमारा शक्ति दे, पाचन शक्तियाँ बढ़ाए, हजम बढ़ाए, पेट की बीमारी घटाए, इस कारण से वो आयुर्वेदिक चीज हम खाने में डालते हैं। जीरा, हल्दी, हींग ये सब चीजें क्या है? औषधियाँ है। और वो औषधियों को आप बोल रहे टेस्ट के लिए, समझ में ना? अब आप भी टेस्ट बोल रहे हो तो आपको खाना बनाना ही नहीं आ रहा। सबसे बड़ा गलती हम यहाँ ही कर रहे हैं। सबसे पहला हम तेल, खाना में जो तेल बना रहे हैं, कौन सा तेल में? रिफाइंड तेल, जहल रोटी तेल में खाना बना रहे हैं। और दूसरा, उस तेल में क्या कर रहे हैं? तेल गरम किया, जीरा, हल्दी, हींग, नमक डाल दिया, तो ये औषधियाँ क्या हो गए? जल गए। उसके बाद आप सब्जी डाल के खाना बना रहे हो तो वो खाना आपको हजम करने का ताकत देगा या बीमारियां देगी? तो जीवन पर हमने क्या गलती किया? तो जैसे मैं आपको बताता हूँ, माताएं जो 60-70 साल की उम्र वाले हैं, आप याद कर लो, आपने जब खाना बनाया बचपन में, या आपकी माँ, आपकी दादी ने खाना बनाया, पहले जमाने में मिट्टी का बर्तन में खाना बनाते थे, तो मिट्टी का बर्तन में सबसे पहला एक कटोरी तेल डाला माताओं ने। क्या किया? आप लोग तो तेल डाल के सारे मसालों का जला के सत्यानाश करके खाना बना रहे हो, फिर आप सोचते हो हम बहुत अच्छा खाना बनाना में आता है। हम भारत की बीमार होने का मुख्य कारण है खाना बनाने का अकल भी नहीं है हमें, इसलिए हम बीमार हो रहे हैं। भले माताओं को बुरा लग रहा होगा, हम खाना बनाने का कला को सत्यानाश कर दिया। जैसे हमारे संस्कृति को हमने खराब किया, हमारे कपड़े पहनने का विधि को हमने खराब किया, वैसे हमारा खाना बनाने की विधि को भी हमने खराब कर दिया, इसलिए हम बीमार हो रहे हैं। पहले माताएं क्या करते थे? मटका गरम किया, खाना गरम किया, पहले बर्तन गरम किया मटका, उसमें थोड़ा सा पानी डाला, ठीक है? फिर उसमें पानी गर्म होने के बाद सबसे पहला सब्जी धुलाई करके डालते थे, ठीक है? फिर जब वो सब्जी थोड़ा सा गर्म हुआ, मतलब पका अच्छी तरह से 10 मिनट पकने के बाद ऊपर से जीरा, हल्दी, हींग, नमक ऊपर से डाल देते, ठीक है? फिर थोड़ा सा टमाटर डाल दिया, उसके बाद थोड़ा समय रख दिया, पूरा सब्जी पकने के बाद धनिया पत्ता डाला, हो सके तो थोड़ा सा घी डाल देते थे। इसमें बताओ तेल की जरूरत पड़ी? और मसाले कब डाला? आधा सब्जी पकने के बाद ऊपर से जीरा, हल्दी, हींग डाला तो वो औषधियां खाने में मिक्स हो गया। और जीवन भर आपने खाना कैसे बनाया? जीरा, हल्दी, नमक को जला के खाना बनाया, फिर आपने सोचा ना हम बहुत अच्छा खाना बनाना हमें आता है, और जिस तेल में खाना नहीं बनाना चाहिए उस तेल में खाना बना रहे। मुझे याद है हमारा नानी बताती थी बचपन में, केवल घर में तेल त्योहारों में आता था, त्योहारों में पकवान, त्योहारों में पकवान खाते ना, पूरी, पकौड़ा, तला हुआ कोई भी चीज, उस समय तेल ले आया, गन्ने का तेल, त्योहार पूरा खत्म होते घर में तेल खत्म। कभी भी डेली का खाना तेल में बनाया ही नहीं, डेली का खाना बनाया पानी में, ऊपर से थोड़ा सा घी डाला। और अभी हम डेली का खाना बना रहे रिफाइंड तेल में, इसलिए सबसे ज्यादा बीमार हो रहे हैं। जिनके घर से रिफाइंड तेल ज्यादा बहता है उनका घर में बीमारियां ज्यादा होती है। हमें तेल की जरूरत अगर है तो आप कच्ची गन्ने का तेल यूज करो या हॉट प्रेस ऑयल भी यूज करो, मगर रिफाइंड तेल हमें यूज नहीं करना है। और तेल कितना चाहिए आपको पता है? एक दिन में एक व्यक्ति को पूरा शरीर अच्छे से
कितना तेल चाहिए? 1 चम्मच अर्थात 10 ग्राम तेल। और जाने अनजाने में एक दिन में व्यक्ति 10 चम्मच तेल खाता है, तीनों टाइम खाना में। चाहिए 1 चम्मच, खारे 10 चम्मच। चाहिए शुद्ध तेल, खारे जहर वाला तेल। तो बीमार क्यों नहीं होंगे? सोचने की बात है, ठीक है। तो जैसे तेल नहीं खाना है तो क्या करें? तो अगर आप तेल यूज नहीं करना है, घी भी यूज नहीं करना है, तो ये चीजें जैसे दीदी नेचुरोपैथी सेंटर से है, वहां तेल यूज नहीं होता है, घी यूज नहीं होता है। हर सब्जी में किसी में नारियल कद्दूकस करके डाला, किसी में मूंगफली का पेस्ट डाला, किसी में तिल का पेस्ट डाला, किसी में मलाई डाला, सब्जी बहुत अच्छा बन जाता है। शरीर को तेल की जरूरत नहीं है, शरीर को फैट्स की जरूरत है। फैट शरीर को ये चीजों से मिलता है जो दिखाया है। तेल, रिफाइंड तेल में फैट है ही नहीं, रिफाइंड तेल में कोलेस्ट्रॉल है। अगर तेल है, फैट चाहिए शरीर को, ये नेचुरल रूप से फैट मिल रहा है। तो इस प्रकार से फैट हमें खाना चाहिए। तेल जितना कम करोगे उतना अच्छा, ठीक है। दूसरा है, हमारा शरीर में अधिक टॉक्सिन बढ़ाने वाली क्या है? क्या है? दूसरा नंबर प्राइस किसी को मिलता है वो चाय। जब से इंडिया में 50-60 साल से चाय बढ़ गया है, तब से इंडिया में एसिडिटी, अल्सर की प्रॉब्लम बढ़ गई है। खाली पेट चाय पीना जहर बराबर है। लोगों को एक गलत फहमी है, गुटखा, सिगरेट, दारू व्यसन है। अगर सच कहे तो इंडिया में सबसे बड़ा व्यसन कोई है, वो है चाय। चाय का नाम लेते ही सबके मुंह खिल जाता है, मगर यही चाय आपकी पेट का सत्यानाश कर रही है, आपको पता नहीं है। तो सुबह सुबह कभी भी खाली पेट चाय नहीं पीना चाहिए। सुबह सुबह का टाइम है पेट का सफाई करने का टाइम। उस समय सुबह सुबह चाय कॉफी पीते हैं तो उसके अंदर का ये सारे केमिकल्स आपके शरीर का सत्यानाश करती है। एक सुबह सुबह चाय पीने से इतने प्रकार की बीमारियां आपको आती हैं। तो इसलिए सुबह सुबह कभी भी खाली पेट चाय नहीं पीना चाहिए। चाय का विकल्प क्या है? लोग क्यों चाय पीते हैं सुबह सुबह? 90% लोग सुबह सुबह चाय पीने का कारण है मोशंस नहीं होता है। जब तक चाय नहीं पीते हैं उनको मल विसर्जन नहीं होता है, मगर यही चाय ही आपकी बीमारी का कारण बन रहा है, कॉन्स्टिपेशन का कारण बन रहा है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, एसिडिटी अल्सर का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो सुबह सुबह गरम गरम पानी पियो। जैसे चाय पीते हो ना गरम गरम, वैसे पानी पियो तो उससे अच्छा पेट साफ होगा। एक हफ्ता आदत डालने में थोड़ा सा मुश्किल हो, क्योंकि व्यसन है। आपने जैसा सिगरेट पीने वाला सिगरेट छोड़ देता है, उसको तकलीफ होता है ना, वैसे ही खाली पेट अगर जो चाय पीने का आदत है, आप चाय नहीं पीते हो, आपको सिरदर्द होगा, बेचैनी होगा, क्योंकि वो व्यसन बन गया है। तो खाली पेट आप धीरे धीरे आदत डालो गरम गरम पानी पीने का, तो आपको पहले पेट साफ जैसा होता है उससे अच्छा साफ होगा और एसिडिटी अल्सर नहीं बनेगा। दूसरा, लेमन हनी टी पियो तो भी आपका पेट अच्छे से साफ होगा। तीसरा है, रामदेव बाबा का दिव्य कोई बोल के हर्बल पाउडर आता है जिसमें 10-12 प्रकार की जड़ी बूटियां होती है, तो वो पियो तो भी आपका पेट साफ होगा। चाय पीने से पेट में पेट एसिडिक बन जाता है, पेट में केमिकल्स जाते हैं। ये तीनों चीजें पियो तो पेट साफ हो जाता है, पेट में कोई भी जहर नहीं बनता है। और चौथा बात है, एक्यूप्रेशर शीट पे चलो, थोड़ा पैदल चलो, नहीं है तो इस प्रकार की एक्सरसाइज करो पानी पी के, तो आपको मोशंस हो जाएंगे। सुबह सुबह मल विसर्जन के लिए आप जो चाय पी रहे हो, ये सबसे बड़ा गलती कर रहे हो जीवन में, इसलिए इसके महत्व को समझिए। सुबह सुबह खाली पेट में चाय नहीं पीना है, पानी पियो, लेमन टी पियो, नहीं है तो हर्बल टी पियो। जो घर के अंदर जो भी हर्बल टी है वो हर्बल टी पियो, तो भी आपका पेट अच्छे से साफ होगा। तो ये 2 बातें हैं जो आपको बताया है। आगे है तीसरी बात है नमक। नमक हमारा शरीर में कितना जरूरत है?
हमारा शरीर में नमक जो हम खा रहे हैं वो सोडियम क्लोराइड है, तो हमारा शरीर में नमक ना के बराबर चाहिए। जो हम पतला नमक खा रहे हैं उसमें सोडियम और क्लोराइड है, मगर हमें हमेशा मोटा नमक यूज करना चाहिए। मोटा नमक अर्थात समुद्री नमक। समुद्री नमक में सोडियम भी है, क्लोराइड भी है और कम से कम 10 प्रकार का मिनरल्स होते हैं। मिनिमम 5 से लेकर 10 प्रकार का मिनरल्स होते हैं जो आपको हर प्रकार का मिनरल्स दान करती है। तो जो पतला नमक होता है उसमें सोडियम और क्लोराइड 2 ही है। पतला नमक में 10 ग्राम नमक में 60% 6 ग्राम क्लोराइड होता है, 4 ग्राम सोडियम होता है। हमें सोडियम चाहिए, क्लोराइड नहीं चाहिए। नमक के चक्कर में हम ज्यादा क्लोराइड खा रहे हैं, इसलिए आजकल जो सबको घुटनों का दर्द, वायु रोग, सारे जो भी हड्डियों का दर्द हो रहे ना, उसका मुख्य कारण है पतला नमक अधिक खाना। तो आपकी सोडियम क्लोराइड का बैलेंस हो और शरीर को सभी प्रकार के मिनरल्स मिले, उसके लिए आप नेचुरल नमक खाओ। नेचुरल नमक में कोई केमिकल्स नहीं है। जो पतला नमक होता है ना उसमें 3 प्रकार का केमिकल्स मिक्स करते हैं। जैसे तेल में 5 प्रकार केमिकल्स मिक्स किया ना, वैसे पतला नमक में प्रोसेसिंग में पहले तेल गर्म किया जाता है। जैसे तेल को गर्म करते हैं ना, नमक को भी खूब गर्म किया जाता है, उसके अंदर के मिनरल्स साफ मर गए। उसके बाद उसको प्रोसेस में कुछ केमिकल्स डाल के पतला हो और वो फ्लोर अच्छा आराम से फ्लो हो, उसके लिए भी केमिकल मिक्स करते हैं। तो वो नमक खा के, क्लोराइड वाला नमक खा के हमारे हड्डियां खराब हो गए। तो इसलिए हमेशा मोटा नमक खाओ जिसमें सब कुछ है और कम से कम खाओ, ठीक है। तो उसकी जगह जैसे नेचुरोपैथी सेंटर है विजयवाड़ा में, वहां नमक होता ही नहीं है। क्या होता है, क्या होता है, ये सभी चीजें। तो खाने में उनका नमक बिल्कुल यूज नहीं करते हो, ना मोटा नमक ना पतला नमक। मोटा नमक अर्थात समुद्री नमक। समुद्री नमक प्रकृति से बनाया गया है, सूरज, धरती और प्रकृति ने बनाया। वो शरीर के 5 तत्वों से बना हुआ, ये शरीर में 5 तत्वों से बना हुआ नमक चलेगा। फैक्ट्री वाला नमक शरीर को नुकसान पहुंचाता है। उसकी जगह ये सभी चीजें खाते हैं। जैसे विजयवाड़ा में नेचुरोपैथी सेंटर है, दीदी लगभग 8 साल से बिल्कुल नमक नहीं खाती है और कोई चीज की शरीर में सोडियम की कमी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके खाने में ये सभी चीजें, गाजर का जूस है, नारियल पानी है, सभी पत्तों की सब्जी, नींबू रस, गाजर का जूस, ये सभी चीजें अच्छे से पीते हैं, तो कभी भी सोडियम की कमी नहीं होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें सोडियम यूज करना है, नमक कम से कम यूज करें, अच्छा नमक यूज करें, ठीक है। शुगर की जगह, शुगर हमारा शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है, उनको मोटा करती है, तो शुगर की जगह आप ये चीजें यूज करो। जैसे गन्ने की फैक्ट्री में शुगर रस निकलता है ना, काला काला रस निकलता है, बाहर आते आते गोरा बन जाता है। कैसा गोरा बन गया भाई? उसमें 3 प्रकार का केमिकल्स मिक्स करते हैं, उसमें भी तो चूना भी डालते हैं उसमें, और मैग्नीशियम थोड़ा सा पाउडर भी डालते हैं, और कई चीजें केमिकल्स डालने के बाद वो बाहर आ रहा है। तो ये आपके शरीर को नुकसान देता है, इसलिए शुगर की जगह आप ये चीजें यूज करो, ठीक है। और लास्ट है रिफाइंड आटा। जैसे रिफाइंड नमक, रिफाइंड शुगर सभी यूज कर रहे हैं, वैसे हम रिफाइंड आटा यूज कर रहे हैं। माताएं चक्की का आटा बना के लाते, उसको भी छानते हैं, थोड़ा भी छिलका नहीं होना चाहिए। हमेशा चक्की का आटा पतला पिसवा के थोड़ा सा उसमें छिलका रखने दो, वैसे रोटी बनाओ। जितना पतला रोटी बनाओगे फाइबर पूरा समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए ये 5 चीजें हैं आपको शरीर में नुकसान करने वाले। मैं सबसे पहला बताया बीमारी का कारण क्या है? बीमारी का कारण टॉक्सिन्स है। टॉक्सिन्स क्यों बन रहे हैं? गलत आदतें बताया और 5 गलत चीजें बताया। रिफाइंड तेल की जगह शुद्ध तेल, गाड़ी का तेल यूज करो, कम से कम यूज करो। दूसरा, चाय की जगह गर्म पानी पियो, लेमन टी पियो, हर्बल टी पियो। तीसरा, नमक की जगह मोटा नमक, समुद्री नमक यूज करो, ठीक है। चौथा है शुगर की जगह गुड़ और खजूर अगर यूज करो। 5वां है पतला आटे की जगह पे चक्की आटा यूज करो। ये है 5 चीजें और 5 आदतें हैं जो आपको निरोगी रखेंगे।
क्या क्या है? ये शुद्धिकरण, बॉडी को डिटॉक्स करना सीखो, संपूर्ण आहार खाओ, परहेज करो, योगासन करो, डेली मेडिटेशन करो। तो ये 4-5 बातें हैं आपको निरोगी रखने वाली। तो कल के एपिसोड में हम, कल की क्लास में, कि हम अपना नब को निरोगी रखने के लिए हम ये 5 चीजों को कैसे धारण करें, कल आपको बताया जाएगा और साथ में मेडिटेशन भी सिखाया जाएगा। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है। तो योग और योगा दोनों में अंतर है। तो योग के साथ योगा भी जरूरी है, दोनों जरूरी है। तो हम अपनी मेडिटेशन कला द्वारा हम शरीर को कैसे स्वस्थ रखें, बॉडी को कैसे डिटॉक्स रखें, संपूर्ण आहार कैसे खाएं, परहेज करें, योगासन और मेडिटेशन के द्वारा स्वास्थ्य कैसे रखें, ये कल बताया जाएगा। ठीक है? ओम शांति।